हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या आप बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस इंटरव्यू सेशन में हम बात करेंगे राशि राणा के साथ, जिन्होंने बैंकिंग की तैयारी की है और अभी उनका सिलेक्शन हुआ है LIC एडीओ में। तो उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी करी, क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, क्या हर्डल्स उनके सामने आए। तो सबसे पहले राशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाई आपको LIC एडीओ में सिलेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच सर। राशि, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए उसको हम जानेंगे। तो आपका क्या बैकग्राउंड था, मतलब क्या क्वालिफिकेशन थी जिसके बाद आपने तैयारी करना शुरू किया बैंकिंग के लिए? मतलब क्या क्वालिफिकेशन, स्कूलिंग के बाद आपका जो ग्रेजुएशन था वो क्या पढ़ाई करी आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम किया मैंने ग्रेजुएशन में, और अपनी ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स किया। तो बस। अच्छा, MA इकोनॉमिक्स आपने हाँ किया और फिर आप प्रिपरेशन में आ गए। जी सर। ठीक है। तो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मतलब आपने MA इकोनॉमिक्स के साथ ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था? जी सर। तो आपकी प्रिपरेशन का मोड क्या था? मतलब लाइक आपने सेल्फ प्रिपेयर किया या आपने कोचिंग में, आपने कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? सर पहले मैंने कोचिंग ली देहरादून से। ओके। कुछ टाइम मैंने ली कोचिंग, वहाँ पे 3 मंथ में गई होंगी। और उसके बाद मेरे को मतलब ऐसा बेनिफिट नहीं लग रहा था कोई कोचिंग का, तो मैंने फिर सोचा कि मैं ऑनलाइन चले जाऊँ। ओके, ऑनलाइन तो मोड फिर पे मैंने आपने। ऑनलाइन थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फिर ऑनलाइन भी हो गई, ये हुआ कि जो क्वेश्चंस होते थे वो उस टाइम तो समझ में आ रहे होते हैं। वही हाल मेरा कोचिंग में होता था कि वहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे, ऑनलाइन में भी यही हुआ कि वहाँ पे तो क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं कर पा रही हूँ, लेकिन बाद में जब मैं खुद से कोई क्वेश्चंस कर रही हूँ तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ जी सर। तो आपने फिर मतलब आगे फर्दर ऐसे ही प्रिपेयर किया? हाँ मतलब ऐसे ही चलता रहा, काफी लंबे टाइम तक ऐसा चला, मतलब 1 सवा साल तक तो यही चला सर, कि मैंने मतलब ऐसे ही करी। मतलब एक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बस नाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा। मतलब यही सब चल रहा है कि क्वेश्चंस तो हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। और जो नहीं हो रहे वो ऐसे क्वेश्चन होते थे कि मुझे ऐसा लगता था यार ये ऐसे टाइप के तो मैंने कर रखे हैं रखे पहले। हैं। तो यही चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे को जब ऐसा लगा कि नहीं नहीं करना है तो फिर सीरियसली करना है, तो या तो फिर ढंग से करो, तो या तो फिर ना करो। तो उस बीच में ही फिर मैंने पाठशाला फिर ज्वाइन किया। हाँ जी सर। तो जैसे अभी ये मतलब LIC एडीओ में आप सिलेक्ट हुए हो, तो आप लगभग कितना टाइम हो गया आपको प्रिपेयर करते हुए, कितना टाइम आपने लिया? मतलब मेरे को सर अगर मैं वैसे बोलूँगी, मैंने जो अपनी प्रिपरेशन करी तो वो कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं। 3-4 साल हाँ। आपको लगे, जी सर। है ना? तो जैसे प्रिपरेशन का ड्यूरेशन जो आपने हम्म। बताया, तो आपके सामने कई सारे चैलेंजेस आए होंगे कि भाई आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप कह रहे हो कि आपने पढ़ा ऑफलाइन, लेकिन आपको उतना ज्यादा वो प्रॉफिटेबल नहीं लगा या फायदा नहीं हुआ उसको। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपको समझ नहीं आई चीजें, या पढ़ने का तरीका सही नहीं था, या जो मतलब आपको फेस करना पड़ा कि आपको 2.5 से 3 साल लग गए फाइनल सिलेक्शन लेने में, तो वो क्या थे? सर उसमें अगर देखा जाए तो एक तो मैंने जो कोचिंग ली वो देहरादून से ली, तो उसके लिए पहले मेरे को वहाँ रूम लेके रहना पड़ा। तो सबसे पहले चैलेंज तो यही हुआ कि पहले रूम ढूंढा, फिर रूम में मैनेज करने लगे कि खाना बनाना है और अपने एक्स्ट्रा काम जो अपने घर के काम होते हैं, जो पहले अगर मतलब ऐसे देखा जाए तो पहले मैं वो सब काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो जब रूम लेके रहोगे आप तो आप वो सारे खुद ही मैनेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से ध्यान हटके थोड़ा इन चीजों में भी चला इन गया। चीजों में भी आ गया। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो फिर प्रॉपरली नहीं हो पाया। तो फिर जो कोचिंग में पढ़ा रहे वो घर आके इतना एज सच रिवीजन इतना नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ये मेरी कमी रही। इसीलिए फिर मुझे लगा कि जब मेरा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे कोचिंग में, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऊपर से मतलब ऐसा होता कि कोई गाइडेंस मिल जाए मेरे को प्रॉपर, कि जैसे मुझे दिक्कत आ रही थी मैं किससे डिस्कस करूँ ये सब चीज़ें कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, तो वो गाइडेंस भी नहीं मिली मेरे को उस टाइम पे। और फिर मैंने इसलिए फिर कोचिंग छोड़ दी वो ऑफलाइन, और मैंने सोचा कि मैं सेल्फ करती हूँ, और सेल्फ करके मैंने ऑनलाइन करा। और ऑनलाइन में फिर सेम चीज़ें रिपीट हुई। ऑनलाइन में ये तो हो गया कि चलो वो जो मैनेज कर रहे थे घर गृहस्थी वाला काम वो नहीं रहा, लेकिन ऑनलाइन में ये दिक्कतें आने लगी कि मैं जिन चीज़ों में मेरे जो डाउट हो रहे हैं वो क्लियर ही नहीं हो पा रहे थे। तो वो सबसे बड़ा मेरे को ऐसा लगा कि ये तो बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं इन डाउट्स को कैसे क्लियर करूँ। तो उसके लिए कभी मैं अपने किसी फ्रेंड को जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हो उनको डाउट्स भेजूँ, कभी अगर वो लोग भी तब रिप्लाई करें जब उनसे डाउट सॉल्व हो, या फिर वो किसी और चीज़ में लग गए हैं तो वो नहीं कर रहे हैं डाउट सॉल्व। तो मतलब वो फिर जो डाउट क्रिएट हुए वो फिर
पड़े ही रह गए, कुछ सॉल्व हुए और कुछ सॉल्व नहीं हुए। पाए। ऑनलाइन में भी कई बार नहीं मिल पाई चीजें। फिर ऑनलाइन में मैंने क्या करा, शॉर्टकट ट्रिक्स की तरफ मैं चले गई, और उन शॉर्टकट ट्रिक की वजह से मेरा जो पूरा बेस था वो पूरा ही कि पूरा खराब हो गया। खराब हो मतलब गया, मैं एक बेसिक तरीके से, मतलब उतना अच्छा हाँ, नहीं जो था। मेरा बेसिक था वो पूरा खराब हो गया। खासकर मैं मैथ्स का तो बोलना चाहूंगी कि मैथ्स का मेरा जो बेसिक था वो पूरा का पूरा खराब हुआ। क्योंकि ऑनलाइन आप प्रिपेयर हाँ, करते, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं हो रहे थे। डाउट क्लियर नहीं हो रहे, मैं उन क्वेश्चंस को कर रही हूँ, आज मेरे से हो जा रहे हो, वही क्वेश्चन मैं अगर 1 महीने बाद उठा रही हूँ तो मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, या फिर उससे मिलते जुलते कोई और क्वेश्चन आ गए वो मेरे से नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स से कर ट्रिक से रहे किया हुआ है। तो वो समझना बहुत जरूरी होता है कि मतलब आप ये चीज समझ जाओ कि ऑनलाइन में अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो वही चीज समझ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहीं सही जगह से बेसिक क्लियर अपना कर रखा है। क्योंकि ऑनलाइन में आपको पहले वो ही कराते हैं कि आपको आ रहा होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हमसे तो हो रहा है, लेकिन आप अगर एक्चुअल फैक्ट देखो तो आपसे हो नहीं रहा है, वो बस आपको शॉर्टकट ट्रिक रटवाई जा रही है, और वो लॉन्ग टर्म आपके लिए नहीं है। जैसे मैंने प्री दिया तो मेरे को ऐसा लगा कि वो मैं प्री में तो मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि मैं कौन सी ट्रिक थी, वो क्या थी, तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ। तो ये बहुत ज्यादा मेरे लिए एक ड्रॉबैक था। हाँ, कि भाई नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, है ना। चलिए, तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे कि और एक टाइम लगा, तो आप बैंकिंग की तैयारी किया या आपने स्विच भी किया, लाइक बैंकिंग से एसएससी की तरफ आना, ऐसा कुछ किया आपने? नहीं सर, ऐसा होगा कि जब जैसे तैयारी करने लगी तो तैयारी करने के 1 साल बाद ही, मतलब ऐसा दी था तैयारी तो जनरल चीजें ही पढ़ी थी, मैं बैंक की पढ़ी थी कि मैथ्स, रीजनिंग और अपना इंग्लिश ही पढ़ी थी। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते तो फिर मुझे जैसे कि फॉर्म आए, एसएससी के फॉर्म आए CHSL के, तो मैंने साथ साथ वो भी भर दिया कि एक बार CHSL भी देख लो। तो CHSL भी देखे तो उसमें लगा कि नहीं इसमें तो बिल्कुल ही मतलब मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो थोड़ा बहुत रीजनिंग है वो थोड़ी बहुत अलग थी, थोड़ी बहुत सिमिलर थी, पर कुछ डायग्रामेटिक रीजनिंग वगैरह वहाँ पे थी वो अलग थी, मतलब कोर्स थोड़ा अलग था। मैथ्स में भी उसमें जो एडवांस मैथ्स वगैरह आ रही थी तो वो थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा कोर्स अलग है, और तो फिर GS आपने भी थी तो मन वो बनाया नहीं मैंने कि कभी, हाँ, बैंक और इंश्योरेंस वाले एग्जाम ही, हाँ, तो फिर मैंने मन बनाया कि अब जब मैंने थोड़ा बहुत यही कर लिया है कि अगर मैंने बैंकिंग का ही 30% 35% कर लिया है, जैसे भी करो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो मुझे लगा कि यार नया कुछ स्टार्ट करने से बेटर है इसी को जो बचा हुआ परसेंट कंटिन्यू करा जाए तो उसको मैं कंटिन्यू कर लूं। और वही फिर मैंने करा कि मैं बैंकिंग की तरफ आ गई, बैंकिंग इंश्योरेंस की तरफ में आ गई, और वहीं से मैंने फिर एग्जाम देना वगैरह स्टार्ट करे। तो ये रहा सर। जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स की एक जर्नी है कि पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर कुछ एग्जाम्स में इंटरव्यू है ना, मतलब क्लरिकल है, PO है, LIC असिस्टेंट भी है, LIC ADO भी है। तो जैसे आपने जब प्रिपेयर किया तो आपने दोनों को एक साथ प्रिपेयर किया, लाइक मतलब प्री और मेंस एक साथ करा, या अलग अलग तरीके से आपने तैयार किया? सर जैसे कि पहले तक तो जो भी मैंने पढ़ा वगैरह, तो उसके लिए मैं प्री के लिए ही रेडी हो पाई, मतलब आप प्री प्रिपेयर कर पाए? प्री ही कर पाई, क्योंकि कंटिन्यूस जो मॉक भी दे रही हूँ वो भी प्री की दे रही हूँ, और जो पढ़ा हुआ है वो भी प्री से रिलेटेड ही पढ़ा हुआ है। क्योंकि होता है कि मेंस में जो आता है कोर्स वो थोड़ा एडवांस होता है, वो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और सबसे बड़ा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मैंने प्री के क्वेश्चंस में ही कर ली, तो प्री के ही मैं रही, और 2019 में मेरा पहले प्री निकला, फिर 2020 में मेरे प्री निकलने लगे, तो मैंने प्री वगैरह क्वालिफाई करे, लेकिन मैं फिर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। अच्छा, मतलब ये भी मैं यहाँ पर बता दूं कि ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि लगातार प्री निकल रहे होते हैं पर मेंस फाइनल नहीं हो रहा होता है ना। तो अब मतलब जब प्री निकल रहा था लेकिन मेंस नहीं निकल रहा था, तो ये कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर भी आता है कि यार हम प्री तो निकाल रहे हैं, अगले स्टेज तक तो जा रहे हैं, मेंस नहीं हो रहा है। फिर आपने मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सर हाँ, मेंटली प्रेशर तो था ये कि मैंने इस साल प्री निकाल लिया, फिर ये एग्जाम सीधे अगले साल आएगा, और अगले साल मुझे दोबारा से प्री भी निकालना है, और फिर मैं मेंस में जाऊंगी, तो ये बड़ा एक प्रेशर रहता था। तो मैंने इसके लिए पहले तो देखा कि जब मैंने प्री दिए तो मैंने देखा कि यार मेरी जो प्रैक्टिस हो रही है वो ज़्यादातर प्रीलिम्स की ही हो रही है, और क्वेश्चन मैंने सारे वही कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि चेंजेस क्या है, तो सबसे पहले मैंने देखा तो चेंजेस ये था कि आपको प्री तो आप निकाल लोगे, चाहे आप शॉर्टकट ट्रिक रटो, चाहे कुछ भी करो, आप वो कर सकते हो, लेकिन मेंस में ये है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि प्री में क्या होता है कम टाइम रहता है बैंकिंग में, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। तो वही था कि टाइम कम रहता था, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते थे, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपको चाहिए एक्यूरेसी प्लस बेसिक, तो जिसका बेसिक अच्छा होगा वो मेंस
इजीली क्वालिफाई कर सकता है, ट्रिक भी बना सकता है वहां पर क्योंकि वो वहीं पे बैठ के हो जाएगा। क्योंकि मेंस में क्या होता है, आपको टाइम ज्यादा रहता है, लेकिन जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं या जो आपकी कट ऑफ जाती है वो कम जाती है। तो आपको अगर आपको 60 मिनट सेक्शनल मिल रहे हैं, तो आपको अगर आप 20 to 25 क्वेश्चन भी करते हो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, तो वो आपका वो एक अच्छा खासा वेटेज आपको दे देते हैं। तो ये थोड़ा चेंजेस रहते हैं, ये प्री के और मेंस में उसमें काफी चेंजेस रहता है कि प्री में तो आपको स्पीड चाहिए, लेकिन मेंस में आपको स्पीड नहीं, बेसिक क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। जैसे हम राशि को तब से देख रहे हैं 2022 में, जब आपने सारे प्रीलिम्स निकाले और लगभग हर एग्जाम का, मतलब IBPS हो, SBI हो, हर किसी का मेंस इन्होंने दिया, है ना। फिर LIC का मेंस आपने दिया। तो अब जो आपका एग्जाम निकला ये LIC का, इसमें आपने मेंस के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी रखी कि मतलब कि मेरा मेंस भी निकले, क्योंकि इसमें आप सिलेक्ट हुई हैं, तो मेंस के लिए आपने क्या किया, लाइक मॉक स्ट्रेटजी, पढ़ने का कोई तरीका? सर पहले जैसे कि जब मैं 2022 में पाठशाला मैंने ज्वाइन किया, तो मैं सबसे पहले अपनी क्वेरी लेके आई थी, आपके पास ही आई थी कि मेरे प्री तो हो रहे हैं लेकिन मेरे से मेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो आपने बोला कि कैसे तैयारी करी है आपने मेरे से पूछा कि आपने कैसे तैयारी करी है और क्या आपको लगता है कि आप में कमी रही। तो मैंने आपको खुद से ही सारी चीज़ें बताई कि मैंने तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करी, लेकिन फिर आपने बोला कि चलो आप एक काम करो, 1-2 दिन आप क्लास में लेके बैठ के देखो, डेमो क्लास है, आप पहले बैठ के देखो, आपको कुछ चेंजेस लगता है पढ़ने के स्टाइल में, या आपको चीज़ें क्या पता ज़्यादा समझ आए नहीं आए, तो आप फिर 3 दिन बाद हमसे डिस्कस करना। तो वही सबसे पहले मैंने फिर बेसिक क्लास से ही स्टार्ट किया। भले मैंने कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, लेकिन मैंने फिर बेसिक से ही करा। मेरे को ये था कि मेरे को अपना जो खासकर मेरा मैथ्स का बेसिक बिगड़ चुका था, वो मेरे को सही करना था। तो मैंने बेसिक से ही क्लासेस स्टार्ट करी और सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा। तो मेरे को सबसे पहले ये लगा कि ये तो हम पे आता ही नहीं है। अच्छा, नंबर सिस्टम को देख के लगा क्या मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो हम पे आता नहीं है, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन जब उसके बाद मैंने सर को बोला कि ये तो नहीं आता शायद हम पे, तो सर ने फिर वो क्लियर करा कि आपका जो बेसिक है वो यही है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप इस चैप्टर्स को क्लियर कर लेते हो तो आपका फिर जो बेसिक बिगड़ा हुआ है वो काफ़ी सही हो जाएगा। तो उससे फिर मेरे को हेल्प लगी। तो पहले जो मेरे 1 आधा 2 3 प्री ऐसे निकल रहे थे, वो फिर 2022 में मेरे सारे प्री क्लियर हुए। हाँ, क्योंकि मेरा जो बेसिक था वो काफी अच्छा हो गया, तो उससे एक्यूरेसी बैलेंस हो गई। लेकिन फिर वही हुआ कि मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन जो मेरे मेंस में नंबर आए वो काफी क्लोज रहे। अच्छा, मतलब बढ़ गए पहले के मुकाबले? हाँ, बहुत बड़े सर, मतलब वैसे नहीं बोलूंगी, थोड़े बड़े, काफी बढ़ गए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेंस में आपका बेसिक क्लियर है तो आप अच्छा कर सकते हो। तो मेरा बेसिक क्लियर था। मेंस ना निकलने का कारण ये हुआ कि एक तो मैं पहले जैसा था कि जब मैंने बेसिक क्लियर करा तो सबसे पहले RRB का एग्जाम आ गया, तो मैंने RRB का पेपर दिया। वो मैंने कहीं दूसरे स्टेट से भरा था, तो आना जाने में टाइम लगना, उस पेपर को देना, फिर उसका प्री दिया। फिर वो 2 होते हैं, RRB क्लर्क होता है, RRB PO होता है, तो उन दोनों के पेपर देने जाना, दूसरे स्टेट ट्रैवल करना, उसमें काफ़ी टाइम गया। फिर लगातार पेपर चलते हैं बैंकिंग के, जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद IBPS क्लर्क हुआ आपका, फिर IBPS PO मैंने दिया, फिर ऐसे कर करके मेरे एग्जाम चले और उनके मेंस फिर लगातार हुए। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा मैस्ड अप हो गया कि प्री भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है। तो जो प्रिपरेशन शायद मैं मेंस की मुझे बिल्कुल प्रॉपर जो बोलेंगे स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया। क्योंकि ऐसा था कि जैसे IBPS PO मेरा पड़ा था नवंबर में, और अक्टूबर में ही मैं इसका प्री दिया था IBPS PO का। तो जब मैंने प्री दिया IBPS PO का, उससे 1 हफ्ता पहले ही मैं RRB के दोनों मेंस देकर आई। तो वो जो एक माइंड में प्रेशर होता है कि हम प्री भी दे रहे, मेंस भी दे रहे, क्योंकि मेंस में क्या है, आप कम स्पीड में करो लेकिन आप सही करो। और वहाँ प्री में ये है कि आप ये मत देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप बस करो और ज्यादा से ज्यादा करो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे पे फिर एक प्रेशर पड़ा। और लेकिन मेरे मार्क्स फिर भी मैंने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करी। प्रांजल सर से मैंने डिस्कस करा तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, अब जैसे तुम्हारे प्री तुम्हें लग रहा है हो रहे, तो आप मेंस का पढ़ने स्टार्ट कर दो, तो आप मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। मैंने उसी चक्कर में दिया टाइम, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी क्लोज आके उन एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। हाँ, तो ये मेरा एक वो रहा कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो जैसे आप मतलब क्वालिफाई नहीं हो रहे थे ना, तो आपने फिर मॉक वगैरह लगाए होंगे। तो मॉक वगैरह आप कैसे लगाते थे, मतलब आप पूरा कंप्लीट मॉक लगाते थे? कितने मॉक आपने करे हैं? और मॉक की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम निकालने के लिए? देखो सर, अगर बैंक के एग्जाम्स की बात करी जाए, बैंक और इंश्योरेंस की, तो मॉक्स की बहुत वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की। अगर आपको अपने प्री का
वेटेज सही करना है आपको। प्री सबसे पहले आपका एक वो है, सबसे पहली सीढ़ी बोलूँगी मैं, जो कि प्री है। तो अगर आपको सबसे पहले प्रीलिम्स निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले मॉक देने की ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आपको मॉक एनालाइज करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर जब मैंने पाठशाला ज्वाइन करा तो सर ने मेरे को एक ग्रुप में शामिल किया कि जिस ग्रुप में जो ऐसे ही लोग थे जो मॉक देते थे और बैंक के ही दे रहे थे। तो सर ने हमारा पूरा एक ग्रुप बनाया, सर ने हमको कनेक्ट करा, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ कि यहाँ पे बैठ के आप लोग मॉक दो, अगर आप यहाँ पे नहीं बैठे हो कहीं और बैठे हो तो वहाँ से मॉक दो, लेकिन अपना स्कोर कार्ड जो है वो शेयर करो। तो हमने वहीं से हमको आदत पड़ी मॉक देने की, तो हमने वहाँ पे मॉक दिए। मॉक देने से ये हुआ कि हमने फिर एनालाइज करा। एनालाइज सर ने ही बताया कि कैसे एनालाइज करो। पहले क्या होता था, मैं मॉक देती थी, अपना देखा, हाँ कर लिया ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो कई बार छूट जाता था। लेकिन सर ने बोला कि नेक्स्ट मॉक देने से पहले मॉक का एनालाइज होना बहुत जरूरी है। तो सर ने बोला कि एनालाइज खुद भी करो, उसके बाद फिर अपने साथ वाले से कंपेयर करो कि साथ वाले ने एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रखा या तुमने कितना दे रखा। अगर दोनों में बहुत ज्यादा गैप लगता है, अगर 1-2 सेकंड का है तो चल जाएगा, ज्यादा गैप लगता है तो अगर उसने जल्दी कर रखा तो उससे पूछो, तुमने जल्दी कर रखा तो उसको बताओ। तो ये कुछ ऐसी प्लानिंग होती है, ये ऐसी कुछ गाइडेंस थी जो मुझे पाठशाला की तरफ से मिली। तो उससे मुझे पता चला कि अच्छा, मैं अभी तक क्या हो रहा था, मॉक तो दे रही थी लेकिन मैं एनालाइज नहीं कर रही थी। एनालाइज में खुद से एनालाइज कर लिया, हो गया, लेकिन मैं ये नहीं देख रही थी कि इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम लगाया, क्योंकि मेरे पे कंपेयर करने के लिए कोई था नहीं। लेकिन जब ग्रुप में हमने मॉक दिया तो ये चीज अच्छी हुई कि फिर हमने कंपेयर करा एक दूसरे के साथ, और वहां से एक दूसरे के नई नई चीजें हमें पता चली, स्पीड हमारी फिर बढ़ी, उन क्वेश्चनों को करने के तरीके हमें नए नए मिले। तो ये बहुत जरूरी था और ये बहुत जरूरी है भी। अगर आप मॉक वगैरह दे रहे हो तो एक कंपटीशन वाली फीलिंग के लिए आपको अपना एक ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो अपने मार्क्स। तो ये रहा। कई बच्चे ना, कई बैंकिंग एस्पिरेंट बुक्स भी पूछते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें, मतलब वो बिल्कुल नए हैं, उन्होंने भी तैयारी करी नहीं है, वो तैयारी करना चाह रहे हैं। तो तैयारी का जो एक सीक्वेंस होना चाहिए कि सबसे पहले वो क्या करें, मतलब कहाँ से वो शुरुआत करें, वो ऑफलाइन ऑनलाइन से शुरू करें, सिलेबस खत्म करें या डायरेक्ट मॉक करने लग जाएं, क्या करना चाहिए उनको? तो नए एस्पिरेंट्स के लिए कुछ आप बताएं। सर अगर मैं तैयारी की बात करूँ कि कोई नया एस्पिरेंट है तो सबसे पहले तो उसे ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करनी चाहिए। इसका एक कारण ये है कि ऑनलाइन क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो इतना बड़ा है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक उसको ले जाएं। तो आप पढ़ने के शौकीन है तो आपने स्टार्टिंग तो कर दी ऑनलाइन, लेकिन ना तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ना आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगी, और ना आप, एक होता है ना कि आपका अपने टीचर के साथ एक रिलेशन होना चाहिए कि आपका टीचर आपको वॉच करना होना चाहिए कि वो आपको वॉच कर रहा है कि हाँ आपने ये आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है नहीं हो रही है। तो वो जो है एक रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का, वो ऑफलाइन में ज्यादा रहेगा। और जैसे कि मेरे को, तो मैं अपने को लकी मानूंगी, मेरे को जैसे पाठशाला जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया था, तो उसमें जो टीचर की मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दी, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कोचिंग ना ली हो, वो भी ली है। वहाँ पे मेरा फेस टू फेस टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था, क्योंकि वहाँ इतने बच्चे रहते थे, तो टीचर आपको वॉच नहीं करता था, उन्होंने पढ़ाया और अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट कराया। अब वो आपके एफर्ट्स होते थे कि आप खुद से करो ना करो, वो आपका वो है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा हुआ कि हम तो मेहनत कर ही रहे थे, साथ में अपना टीचर भी मेहनत कर रहा था कि वो देख रहा था कि इस बच्चे में ये कमी है तो इसको इस ग्रुप में डाला जाए, या इस बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, ये अकेला हो रहा है, ये फील नहीं कर पा रहा कंपटीशन, तो इसको इसके साथ जोड़ के तो देखा जाए कि हाँ ये इसके साथ बैठ के अच्छा कर पाएगा। तो वो चीज मेरे को अच्छी मिल गई कि मुझे सही टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस मिल गई। हाँ, मिल गई सर। जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, है ना, तो कॉमर्स बैकग्राउंड और मैथ्स आपके पास 11th एंड 12th में नहीं था, तो आपके सामने एक चैलेंज था मैथ्स का लेकर के, है ना। तो कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका चैलेंज जो होता है वो मैथ्स को लेकर के ही होता है, मतलब बाकी सारी चीजें वो सही कर रहे होते हैं, तो मैथ्स एक बड़ा हर्डल होता है। तो मैथ्स के लिए कुछ आप सजेस्ट करोगे? सर मैथ्स के लिए यही है कि मैंने जो पहले जो पढ़ा वो तो सब वो हो गया था, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा बेसिक वो नहीं हो रहा था। तो मैथ्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आपको अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें सब्जेक्ट है वो मैथ्स ही है, क्योंकि बच्चों को मैथ्स से टाइम लगता है, वो रीजनिंग कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, लेकिन मैथ्स में वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, वो ऐसे फील करते हैं कि वो वीक हो रहा है उनका पोर्शन। तो मैथ्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले अपना जो बेसिक होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आपको अपना कोर्स देख लेना चाहिए कि क्या आपका सिलेबस है। और आप जब सिलेबस देखते हो तो अगर आपको एक सही ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल गया जो आपको प्रॉपर गाइड कर पा रहे हैं कि आपका ये मैथ्स का सिलेबस है और बेसिक से ही वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। कोई बुक वगैरह मैथ्स की जो आप सजेस्ट करना चाहो?
सर मैंने तो झूठ क्यों बोला, मैंने तो ऐसे कोई बुक से कभी पढ़ा आपने प्रीवियस जो मैंने, बेस हाँ, होते हैं जो पीडीएफ मतलब नहीं, जो वगैरह, हमें मेरे को कोचिंग से, पाठशाला से पीडीएफ वगैरह मिलती थी और वो मुझे लगता है सफिशिएंट भी है। और जो मॉक वगैरह आप और करते जो आप थे, मॉक देते थे उससे क्या होता है कि हमने जो पीडीएफ में क्वेश्चन कर लिए वो एक बार कर लिए, उसके बाद दूसरी बार भी हमने पीडीएफ उठा के कर ली, तो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा लैंग्वेज चेंज होके क्वेश्चन आ जाता है तो वो मॉक में आ जाता है। तो आपने प्रैक्टिस कर रही है उन पीडीएफ से और आप फिर वो मॉक भी दे रहे हो, उसी सिमिलर टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका एक क्वेश्चन का कम से कम 10 बार रिविजन हो जाएगा, क्योंकि आप इतने मॉक तो दे ही दोगे। तो फिर मॉक है, मतलब आपको जो कोचिंग से, पाठशाला से जो पीडीएफ मिल रही है वो इनफ है, और उसके अलावा आपको कुछ करना है तो आप फिर मॉक दो और फिर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी ये था कि जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से ही थी, तो इंग्लिश में मेरे को ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये था कि जैसे कि रीडिंग वाला पार्ट में कर पा रही हूँ, लेकिन जो वो होता है कि जैसे कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर जाते हो, क्योंकि आपको लगता है ये ऑप्शन भी सही हो रहा है और ये भी हो रहा है। बैंकिंग में बहुत होता है, जब आप मॉक भी देते हो तो हमें लगता है ये ऑप्शन भी सही है और ये भी सही है, मतलब 2 ऑप्शन तो ऐसे होता है कि एक जैसे लग रहे होते हैं कि ये दोनों ही सही है, तो उनमें कई बार हमारी एक्यूरेसी डगमगाती है। तो उसके लिए वही था कि फिर मैंने गौरव सर की क्लासेस वगैरह ली, और वो फिर उसके बाद हमारा एक टेस्ट भी लेते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि हफ्ते में 2 बार वो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट कराते थे, ग्रामेटिकल एरर्स वाला पार्ट कराते थे। उससे क्या होता था, मल्टीपल टाइम्स हमारे एरर वगैरह मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिए, तो वो जो एक्यूरेसी जो मेरी बिगड़ती थी इंग्लिश में वो भी फिर बेटर हो गई। मतलब यही है कि अगर आप एक बार बेसिक सिलेबस करो, सबसे पहले बेसिक सिलेबस के नोट्स बना लो, बेसिक सिलेबस कर लो, उसका जितना ज्यादा हो सके मॉक और नए क्वेश्चन करने की कोशिश आप लगातार करते रहो, है ना। तो इसी प्लेटफॉर्म पे मतलब आप काम कर सकते हो, आप लगातार काम कर सकते हो। अब एलआईसी पे वापस आते हैं, इसके एग्जाम कब कब होते हैं या इसका कौन कौन से एग्जाम है? जैसे आप तो एडीओ सिलेक्ट हो गए, इससे पहले आपने एलआईसी असिस्टेंट में भी क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया है, तो उन दोनों में कब कब वो एग्जाम आते हैं और बच्चे कब कब उसकी तैयारी कर सकते हैं? वैसे इसका पैटर्न जो है, मतलब जो आपको तैयारी करनी चाहिए वो देखो, इंश्योरेंस और बैंकिंग की सेम है, सिमिलर है, क्योंकि जो इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेटेज जो है वो काफी सिमिलर है। तो जैसे मैं भी बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, पर मेरे को इतना पता चल गया था कि जो हमारा इंश्योरेंस के एग्जाम्स है वो भी सिमिलर पैटर्न में पूछे जाएंगे, तो मैं भर देती थी। तो मैंने जैसे एलआईसी असिस्टेंट 2019 में आया तो भरा, तो मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया था उसका, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो वही था कि 2019 में आया था, उसके बाद कोविड का आपका 2 साल कोविड रहा, तो उस बीच वैकेंसी नहीं आ पाई है। ये एडीओ का भी जो था ये 2019 में आया था और फिर ये अब आया, तो वैकेंसीज आती रहेंगी। आपको ये नहीं सोचना है कि अब आ जाएगी, अब नहीं आई तो मैं प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ, ये नहीं करना चाहिए। आप प्रिपेयर रहने चाहिए, आप अपना 100% प्रिपेयर रहने चाहिए, क्योंकि वैकेंसी एकदम आती है, 1 महीना 1.5 महीने में वैकेंसी आई और पेपर भी हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं देते कि वो आज वैकेंसी उन्होंने निकाली और आपका पेपर 6 महीने बाद ले रहे, तो आप तो कभी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। वो वैकेंसी निकालते हैं और अगले महीने ही आपका एग्जाम कंडक्ट भी हो जाता है, तो इतने कम टाइम में कोई भी बच्चा प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो जिसकी पहले से प्रिपरेशन हो रही है, जो ऑलरेडी रेडी है कि मैं तो अब बस एग्जाम देने जाऊंगा, वो कहीं ना कहीं फिर बेनिफिशियल उसके लिए हो जाता है। और जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो पहले ही रेस में पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि मतलब लगातार मोटिवेट कैसे रहें आपने, क्योंकि एक लंबी जर्नी आपकी रही है काफी, तो लगातार बच्चा मोटिवेट कैसे रहे, कि कैसे सोचे, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी होता है, कई और तरह के प्रेशर भी होते हैं, रिलेटिव भी बात कर रहे होते हैं कि यार नहीं मतलब अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, छोड़ दो, कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर लो, कहीं नौकरी कर लो। तो फिर मोटिवेट रह करके कैसे तैयारी करें कि नहीं हम तो यही गवर्नमेंट जॉब निकालेंगे? सर पहले तो आप अपना एक गोल वो कर दो, सेट कर दो कि आपका ये गोल है और आपको क्लियर करना ही। आप उससे मतलब ये इफ एंड बट वाला सिचुएशन मत लाओ। जैसे कि मैंने भी सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने ऑप्शन रख लिया कि चलो अगर निकलता है तो निकल रहा है, और नहीं निकल रहा तो मैं प्राइवेट जॉब तो कर ही लूँगी। तो उसके लिए मैंने फिर जॉब ज्वाइन भी करी, क्योंकि जैसा आपने बोला प्रेशर पड़ता है, तो वो मेरे पे भी पड़ा प्रेशर कि मेरे साथ वाले जॉब पे लग गए हैं और वो लोग तो अर्न कर रहे हैं और मैं क्या पढ़ रही हूँ, और मतलब कि प्रेशर आ जाता है। तो मैंने भी क्या सोचा कि फॉर्म भी भरने, फीस भी है, तो मैंने सोचा कि जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन वो मेरी कहीं ना कहीं कमी रही। क्यों? क्योंकि अगर मैं 60% तक भी पहुंच गई थी, अगर एग्जाम के नियर, या 50% पहुंच गई थी, तो जॉब की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, आप फंस रहे हो, फिर किसी और चीज में फंस रहे हो। पहले आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आप तब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप जॉब भी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप उसके साथ साथ क्वालिफाई कर लोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको रेस में फिर पीछे खींचता है।
तो यही मेरे साथ हुआ था, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मैंने फिर आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया कि मैं जॉब भी करती हूँ। तो आपने पहले तो ऐसा कुछ नहीं बोला, आपने बोला कोई नहीं, आप पहले पढ़ाई करके देखिए। फिर जब आपको लगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, और आप लोगों ने मेरे को गाइड किया कि तुम तो अच्छा और अच्छा कर सकती हो, मेंस क्लियर कर सकती हो, तो आप लोगों ने मुझे फिर बोला कि जॉब के साथ साथ तो आप नहीं कर पाओगी। तो फिर मैंने फिर जाके जॉब छोड़ी। तो और वो मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आप दो चीजों में नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं और तब क्वालिफाई कर रहे हैं। और मैं कहाँ सोचूं कि मैं जॉब भी करूं और फिर ये पढ़ाई भी करूं, तो वो फिर आप अपने साथ फिर मजाक कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो ये एक कोर मतलब मैसेज है कि लगातार मेहनत करते रहो, और ऐसा होगा कि प्रेशर, डिमोटिवेटेड भी आप होंगे, लेकिन देखो मोटिवेशन यही कि आपको एक सिक्योर जॉब प्रोफाइल मिलेगी, रेपुटेटेड मिलेगी, रिस्पेक्टेड वो होगी, है ना, और आप कंपटीशन फाइट करके जाओगे। तो लगभग जो सैलरी होती है, आप बार बार उसके बारे में सोचो कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, आपका काम इतना अच्छा होने वाला है, तो फिर आप मोटिवेट होकर के तैयारी करते रहोगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा अगर आपकी तैयारी में थोड़ी ईमानदारी है ना। तो ये हमारा एक सेशन था, राशि राणा जो कि LIC में ADO सिलेक्ट हुई हैं इनके साथ। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में दें, कमेंट सेक्शन का बताएं कि आपको क्या पूछना है, तो उसके जवाब वहां पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।